जब आपके फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे इंडिया में लॉजिस्टिक के बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस थे? अब कोई भी मशीन को वो टाइम पे डिजाइन ही वैसा करना पड़ता था कि वो व्हीकल में लोड हो सके। प्लस वहाँ पे कोई वो टाइम पे कोई फोन्स वगैरह नहीं थे, तो गाड़ियों को ट्रेस कैसे करें, गाड़ियों को रास्ता कैसे समझाए। कंपेरेटिवली आज फोन है, जीपीएस है, गूगल लोकेशंस है, वी कैन ट्रैक द ड्राइवर, वी कैन टॉक टू देम ओवर द कॉल एंड इजीली उनको रास्ता समझा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बिजनेस में मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, तो जो छोटे छोटे नए ट्रांसपोर्टर्स जो मार्केट में आ रहे हैं तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं इस बिजनेस को? बेसिकली ट्रांसपोर्ट इज मोर ऑन अ कैश फ्लो थिंग रेदर देन ऑफ द मार्जिन। जितना पहिया घूमेगा उतना प्रॉफिट बनेगा वाला सिस्टम रहता है ट्रांसपोर्ट में। जितने भी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है दे हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग गुड्स इन जस्ट वन डे। तो ये सारे माइंडसेट के कारण कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका पेशेंस लेवल है वो कम होता जा रहा है। क्या आप मुझे एक बेसिक चेकलिस्ट बताइए कि एक अच्छा फ्रेट फॉरवर्ड चूज करने के लिए कस्टमर को क्या क्या देखना चाहिए? आई बिलीव कीप द बेसिक अलाइट। एक तो व्हीकल चोरी नहीं हुआ है, प्लस उसके एवरी डॉक्यूमेंट्स भी चेक ऑन एम परिवहन। उसकी फिटनेस वैलिड है, नेशनल परमिट है, पीयूसी है, इंश्योरेंस है कि नहीं है। ये ईवे बिल जब से आया है तब से ट्रांसपोर्टेशन में क्या ईज क्रिएट हुई है? आई बिलीव ईवे बिल से काम इजी हुआ रेदर देन ऑफ गेटिंग डिफिकल्टी। आज ईवे बिल के कारण इवन द कंसाइनर आर ट्रांसपेरेंट इनफ कि उनको पता चलता है कौन सी गाड़ी में लोड हुआ है, कब गाड़ी वहाँ से निकला है, एंड गाड़ी के ट्रांजिटमेंट नहीं हुआ इन ट्रांजिट। प्लस एक्सपायरी के हिसाब से ट्रांसपोर्टर को भी डेडलाइन है कि उसको वो ईवे बिल की डेट के से पहले उसको डिलीवर करना है। Did you know that India's logistic industry moves goods worth trillions every year, yet still struggles with challenges like fragmented networks and outdated systems? Today on the show, we have someone who lives and breathes logistics, Punit Bansal, a second-generation entrepreneur carrying forward his family's 30-year legacy in the business over the years. He built strong network in domestic and international transportation of special goods. But what makes his story truly inspiring is his vision. Punit is blending traditional logistic expertise with modern technology, creating what he calls is a traditionally tech business. He is not just keeping up with logistics, he is actively shaping its future. So let's welcome Punit Bansal on the Radical Talk Show. So welcome Punit on Radical Talk Show. थैंक यू। So पुनीत भाई, आप मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर क्या होता है, सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आपने पढ़ाई किसी और चीज़ में की होती है और फिर फादर का बिजनेस अडॉप्ट करना, तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी मैच नहीं होती है। डेफिनेटली। राइट, तो मुझे आप बताइए कि लॉजिस्टिक के बिजनेस में आप कैसे आए और आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि यही बिजनेस में कंटिन्यू करूंगा फादर के साथ? बेसिकली पापा ने at the age of 18 he left house and started working at different locations of India. Papa had worked in Pune, Devas, like Indore, Asansol in West Bengal. He had worked in Delhi, Bangalore. तो उनको हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, बट द स्ट्रगल ही हैड डन एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे व्हिच शोज द हिज प्रोग्रेस, हिज ग्रोथ एंड द अचीवमेंट्स ही हैव डन इन हिज लाइफ। प्लस लॉजिस्टिक्स हमेशा मैंने उनको उनके कुछ कुछ रात को पॉइंट्स रहते थे कि आज ये हुआ, आज हम लोगों ने ऐसे सॉल्यूशन लाए। बिकॉज एक क्लाइंट थे उनके, उनको है ना वो गाड़ी लिफ्टिंग में या लोडिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो पापा है सजेस्टेड समथिंग विच इवेंचुअली सेव देम द कॉस्ट, क्योंकि वो लोडिंग करने का तरीका उन्होंने समझाया, वो लोड वैसे हुआ एंड इट ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो वो चीज़ मेरे ध्यान में हो गई कि दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग एंड इसमें क्रिएटिविटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वो ऐसे एक प्रोडक्ट जो डेली लाइफ में आपको चैलेंजेस दे और उसके अंदर क्रिएटिविटी से यू कैन गेट द सॉल्यूशन। क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा क्रिएटिविटी हेल्प्स अ लॉट इन दिस। तो मेरा इंटरेस्ट था हमेशा लॉजिस्टिक्स में जाना। ये सेकेंडली बात है कि मेरे को ऐसा नहीं है लॉजिस्टिक्स में नहीं आना था, इवन आई डिड माई स्टडीज इन लॉजिस्टिक्स, आई एम MBA इन लॉजिस्टिक्स, तो हमेशा से आना था। एंड इवेंचुअली आई फॉल बैक इन माई फैमिली बिजनेस वेयर आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ माई ओन समथिंग इन टू फ्रेट फॉरवर्डिंग। बट यस, जहाँ पे भी रियलिटी लेके जाए, यू हैव टू बी देयर एट दैट टाइम। ओके,
आप मुझे ये बताइए कि लाइक जब आपके फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे इंडिया में लॉजिस्टिक के बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस थे? कोई एक इंसिडेंट लेके समझाइए। इंसिडेंट्स एज एन वहाँ पे वो टाइम पे वेरी लिमिटेड टाइप्स ऑफ व्हीकल थे, मतलब 3 से 4 टाइप के व्हीकल, एक बहुत छोटा हुआ एक 20 फीट का और एक 38 to 35 फीट्स के व्हीकल्स आते थे। ओनली थ्री टाइप्स ऑफ व्हीकल्स थे। अब कोई भी मशीन को वो टाइम पे डिज़ाइन ही वैसा करना पड़ता था कि वो व्हीकल में लोड हो सके। प्लस वहाँ पे कोई वो टाइम पे कोई फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, तो गाड़ियों को ट्रेस कैसे करें, गाड़ियों को रास्ता कैसे समझाएँ? अब ड्राइवर को एक बार बता दिया वो गाड़ी वहाँ पे पहुँचे कैसे? तो वो टाइम पे भी चैलेंजेस थे नो एंट्रीज़ वगैरह के, क्योंकि अलग-अलग कानून लगते थे, टैक्सेस लगते थे व्हिच हैज़ टू बी डन एट एवरी टोल टैक्स। तो वो चीज़ को चैलेंज एक्सेप्ट करना एंड वो टाइम पे मूव करना वाज़ फार डिफिकल्ट। कंपैरेटिवली आज फ़ोन है, जीपीएस है, गूगल लोकेशंस है, वी कैन ट्रैक द ड्राइवर, वी कैन टॉक टू देम ओवर द कॉल एंड ईज़िली उनको रास्ता समझा सकते हो। तो और वो टाइम पे था लोगों में पेशेंस था। आज के टाइम पे क्लाइंट्स आर इम्पेशेंट। अगर समझ लो 40 किलोमीटर का रास्ता एक ड्राइवर को पार करना है जस्ट टू रीच एट द लोडिंग पॉइंट, दे वांट टू गेट इट रीच इन 5 मिनट्स। आज अपने टू व्हीलर लेके नहीं पहुंच पाते, दे नीड है हैवी ट्रक विद लिफ्ट्स 20 टन ऑफ मटेरियल जस्ट इन 5 मिनट्स। तो एक वो चैलेंज है। आज टेक्नोलॉजी आने के बाद इम्पेशेंट हो गए हैं। वो टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो पेशेंस थे, ट्रस्ट पे काम चलता था। आज सब कुछ उनके टेक्नोलॉजी देने के बाद भी दे आर नॉट ट्रस्टिंग अस। राइट। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आज से अगर 25 साल पहले की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ड्राइवर्स मिलना इजी था इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक। बट आज अगर हम किसी को भी यंग एंटरप्रेन्योर को पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे ड्राइवर बनना है। सो आप मुझे आपने ये इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से देखा है, तो बताइए कि एज अ ड्राइवर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या है और उनकी लाइफस्टाइल क्या रहती है? अभी 25 साल पहले की बात करूँ तो पहले हर एक इंसान को अपने एक सेम स्टैंडर्ड पे अपने रखते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे। आज ड्राइवर घाट-घाट का पानी बेचता है। एवरी स्टेट, एवरी सिटी ही हैव टू क्रॉस एंड एवरी डिफरेंट, मतलब पानी का भी एक अलग कहते हैं ना टीडीएस है ये है, तो वो अलग-अलग घाट का पानी पीता है। तो वो टाइम पे रिस्पेक्ट दी जाती थी। व्हेयरएज़ आज के टाइम पे वो लेट 5 मिनट लेट होता है तो उसको वी डोंट ट्रीट इट एंड हम लोग उनको नेगेटिव नज़र से ही देखते हैं। तो व्हेयरएज़ आज डिग्निटी नहीं है ड्राइवर की, वो टाइम पे डिग्निटी थी। तो एक बाप अपने बच्चों को सबको ड्राइवर ही बनाना चाहता है। अगर एक मतलब लेट्स से आई एम द ओनर, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हों, मैं तीनों को अलग-अलग गाड़ियाँ देके उनको ड्राइविंग में ही मतलब ट्रांसपोर्ट में ही डालना चाहता था। लेकिन आज के टाइम पे एक ड्राइवर का बेटा वो चाहता है उसको दूसरे इंडस्ट्री में डाइवर्सिफ़ाई करे, जिसके कारण आज ड्राइवर की बहुत शॉर्टेज हो गई है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या दिख रहा है इन फ्यूचर? वी हैव टू मतलब सॉल्यूशंस में हम लोगों को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हुँ, वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस जो कंपनीज हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी नीड टू ट्रीट ट्रीट देम इक्वली। राइट, प्लस ड्राइवर्स को भी हम लोगों को सीख देनी पड़ेगी कि भाई इसको आप कैसे इजी कर सकते हो, क्योंकि आज ड्राइवर दे पुल द व्हीकल मोर इट्स कैपेसिटी। अब गाड़ी अगर 1000 किलोमीटर घूम चुकी है इट नीड रेस्ट, बट आज कैश फ्लो घुमाने के चक्कर में इवन दे कीप द व्हीकल रोटेटिंग, वो 5000 10,000 किलोमीटर घूम लेते हैं। उसके जो नॉर्मल मेंटेनेंस चाहिए, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, टायर का हवा वगैरह चेक करना है, तो वो नहीं करते अब। तो वो चीज़ का भी अवेयरनेस हमको क्रिएट करना है। प्लस एज पर द रिसर्च, अपने बहुत रिसर्च करते हैं कि भाई एक आदमी को कितनी नींद चाहिए, तो एक ड्राइवर कितना चला रहा है उसके बाद उसको थोड़ी सी रेस्ट में हाउ ही कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो वो चीज़ की अवेयरनेस अपने को ड्राइवर्स में भी देनी है, प्लस क्लाइंट्स को भी देनी है। एंड प्लस नए व्हीकल्स के साथ साथ वो क्या टेक्नोलॉजी से उनका काम आसान कर सकते हैं, वो चीज़ को हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। राइट, ओके। तो आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें ज़्यादातर फार्मा इंडस्ट्री और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, सो बेसिकली दे आर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड, वो ज़्यादा है। तो अगर मैं आपको पूछूँ, क्या आप मुझे एक बेसिक चेकलिस्ट बताइए कि एक अच्छा फ्रेट फॉरवर्ड चूज़ करने के लिए कस्टमर को क्या-क्या देखना चाहिए? तो आप क्या बताओगे उसमें? आई बिलीव कीप द बेसिक अलाइव। आज अपने बेसिक को छोड़ के मैक्रोस पे जा रहे हैं। तो बेसिक्स में एज ए ट्रांसपोर्टर और द लॉजिस्टिक गाय वी मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द बेसिक थिंग्स। डॉक्यूमेंट्स है व्हीकल्स के, एक तो व्हीकल चोरी नहीं हुआ हुआ है, तो वी चेक द कंप्लीट
हम लोग हमारे नेटवर्क के साथ ही काम करते हैं, मार्केट से वी डोंट डू लाइक ए पोर्टर काइंड ऑफ थिंग। प्लस उसके एवरी डॉक्यूमेंट्स वी चेक ऑन एम परिवहन, उसकी फिटनेस वैलिड है, नेशनल परमिट है, पीयूसी है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, बिकॉज इट टेक्स, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो यू कॉन गेट द मरीन पॉलिसी क्लेम। तो वो चीज़ भी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। प्लस आज हम लोग क्लाइंट्स को काफ़ी बार कहता कर देंगे भाई आप गाड़ी को कैसे लोड करो, चलो दैट्स द सेकेंडरी थिंग, वो हमारा एक जॉब है। प्लस हम लोग कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, जैसे एक अकाउंटेंट है वो डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो काफ़ी बार उससे भी गलती हो जाती है, क्योंकि शिप टू है या बिल टू है, डिफरेंट लोकेशंस का है, ईवे बिल है। ईवे बिल में आज के टाइम पे दो प्रोडक्ट रहता है, एक रेगुलर और एक ओडीसी। तो काफ़ी बार ओडीसी मटेरियल अपने रेगुलर में बना देते हैं, कभी कभी रेगुलर का अपने ओडीसी में, जिसमें जीएसटी में अलग अलग क्लेम्स है। अगर रास्ते में गाड़ी जा रही है और कोई जीएसटी वाले ने पकड़ लिया तो दे कैन आस्क फॉर द क्लेम कि भाई आपने गलत ईवे बिल बनाया। तो वो चीज़ को हम लोग पहले ही रेक्टिफाई करते हैं और हर एक चीज़ हम लोग क्रॉस चेक करके फिर हम लोग क्लाइंट को उसी टाइम पे अवेयर करते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन में जो बाद में प्रॉब्लम आने वाली है वो नहीं आती। ओके। कई बार क्या होता है कि कस्टमर जस्ट बिकॉज उनको कुछ टैक्स भरना ना पड़े उसके कारण अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। तो अगर ये चीज़ कभी भी रास्ते में पकड़ी जाती है तो मुझे बताइए कि इसमें फाइन किस पे लगता है? एज ए ट्रांसपोर्टर आपके ऊपर होता है या फिर वो कस्टमर को भी बेयर करना पड़ता It completely goes on consignor because we as a transporter won't be able to aware कि भाई ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, because we also live different kind of machinery, different kind। अब वो मशीन रिपेयरिंग के लिए आई है तो शायद से उसकी कॉस्ट कम दिखाई गई है, या वो मशीन की अंडर वैल्यूएशन की है तो हमको आइडिया नहीं आएगा, ओवर वैल्यू की है तो भी हमको आइडिया नहीं आएगा। तो वो तो कंसाइनर के ऊपर ही आएगा जो भी जीएसटी है। हम लोगों की ये है कि गाड़ी वहाँ डिटेन होएगी, बट नो वरीज, हम लोग चाहेंगे कि भाई वो पहले अपना मटेरियल सेफ गार्ड कर लें, बाकी की दो चीज़ें हैं वो हम लोग टेक केयर करते हैं कि ड्राइवर को मैनेज करना है, तो होर्डिंग एक्सपेंसेस देने हैं जो भी देना है, तो वी कैटर दैट। ओके। आप आज जनरली किस टाइप के व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हो? वी मेजरली मूव मशीनरीज ओनली। तो मशीनरीज का बेस्ट पार्ट ये है, दे आर नॉट फ्रेजाइल, इजी टू हैंडल है, बट बहुत सारे चैलेंजेस है कि भाई अभी लाइट फ्रेजाइल मशीन है जैसे सीएनसी मशीन है, दे आर लाइट वेटेड बट वॉल्यूमेट्रिक है। फिर टेक्सटाइल मशीनरीज है, फार्मा है, ये काफ़ी लाइट वेटेड है बट यूज वॉल्यूम। अब ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, काफ़ी जैसे अपने पार्सल वाले बोले, जैसे टीसीआई बोलो, एआरसी बोलो, आई एम नॉट मेकिंग देम एज हेड पॉइंट्स, बट इस तरह की और भी छोटी छोटी कंपनीज है। व्हाट दे डू, यहाँ से मशीन लिफ्ट कर लिया, दे विल गो टू देयर गोडाउन, और मशीन की हाइट नहीं है या मशीन लाइट वेट है तो उसको उसके ऊपर पाउडर के बैग्स रख दिए या ड्रम्स रख दिए, तो इवेंचुअली वो मशीन डैमेज हो जाती है। तो वी कम्प्लीटली टेक केयर के भाई उसको सेफ गार्ड, हम लोगों ने अगर लिफ्ट किया है तो हमको डिलीवरी सेफ देनी। वी डोंट जस्ट लिफ्ट, वी बिलीव वी नीड टू डिलीवर द कार। ओके। अगर आज की बात की जाए तो हर स्टेट में आरटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, टोल टैक्सेस डिफरेंट है। तो कोई सेंट्रलाइज ऐसे सिस्टम कनेक्टेड है कि नहीं आज की डेट में, और आप इसको कैसे मैनेज करते हो? Currently, for the complete taxation process, तो e-way will help to make it work easier। Secondly, फास्टैग से काम आसान हो गया है क्योंकि इजीली डेबिट होता है, वहाँ पे कोई क्रॉस हो नहीं। बट अगेन जो छोटे जैसे बीच में डिफेंस एरिया आ गया या नक्सलवादी इलाका आ गया, तो देर आर लोकल पॉलिटिक्स या लोकल आरटीओ कम्स इनटू द पिक्चर, जो स्टेट आरटीओ से अलग होते हैं। तो वहाँ पे गुंडा टैक्स चलता है, जैसे इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज वन मोर एड ऑन टैक्स विच इज नॉट ए गुंडा टैक्स। इसकी कोई वैल्यू नहीं पता कि क्या वैल्यूएशन पे वो लोग चार्ज करें। इट कम्प्लीटली रिसेप्टेड कि भाई हाँ, अगर वहाँ पे 25,000 का बिल आया तो वी हैव टू बिल टू द क्लाइंट। ये और एक्चुअली में मैंने ये वर्ड पहली बार सुना है, गुंडा टैक्स। सो आप क्या मतलब ये इंडिया में लीगल है? लीगल तो नहीं है ऑब्वियसली, बट इसके बिना ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज समवेयर इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा वो करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और वहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्टर उसको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उसके कारण जो बायर है उसके लिए वो ओवरहेड कॉस्ट है, क्योंकि घूम फिर के वो उसी पे लगने वाली है। आज 100 रुपये का अगर ट्रांसपोर्टेशन पड़ रहा है, 25 रुपये अगर मुंडा टैक्स है, तो 25% आज के टाइम पे इतना मार्जिन ना कस्टमर को मिल रहा है, सेलर को मिल रहा है, ना बायर को मिल रहा है। तो एक ये चीज़ है। प्लस आरटीओ आज के टाइम पे गवर्नमेंट है डन ए गुड जॉब के स्टेट जो टोल टैक्स है वहाँ पे वजन वेटमेंट्स रख दिए हैं कि कोई गाड़ी ओवरलोड होती है तो दे गेट
तो व्हीकल अनलोड जितना ओवरलोडेड मटेरियल है विच है जिसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो इवेंचुअली इवन वी डोंट लिफ्ट हैवी कार्गोस, मतलब हैवी इन द सेंस गाड़ी की कैपेसिटी 20 टन है तो हम लोग 21 टन नहीं बनने देते। तो जो किसी चीज़ में गवर्नमेंट ने वो छूट दी हुई है कि 5% वेरिएंस चलता है, क्योंकि अब मशीन ऐसी है जिसके अंदर से हमने वजन उतार नहीं सकते। अगर सिंगल पीस है उसमें से 200 पीस में ऐसा तो है नहीं कि मटेरियल स्पेयर पार्ट निकाल लिया उसका एंड मैं वो दूसरी गाड़ी में दूँ, तो उसमें 5% का वेरिएंस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। लेकिन मेन ओडीसी कार्गो जो हम लोग मेजरली जिसमें स्पेशलाइज हैं, तो ओवर डायमेंशनल में एवरी गवर्नमेंट एवरी स्टेट हैज देयर ओन टैक्सेस। अभी मैं गुजरात की बात करूं तो अगर टेलर है तो पर साइज का, मतलब इफ द विड्थ इज मोर 10,000, इफ द लेंथ इज मोर 10,000 मोर, इफ द हाइट इज मोर 10,000 मोर, मतलब 30,000 का तो खाली आरटीओ टैक्स है। प्लस लोकल विलेजेस में जाते हैं तो वायरिंग लिफ्ट करना है या कुछ होता है तो उसके लिए वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं या विलेजर्स हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। अब सेम चीज़ एवरी स्टेट का समझना बहुत मुश्किल है। कभी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, कभी नहीं है। कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। किसी-किसी में तो ऑनलाइन करने के बाद भी दे नीड सम ऑफलाइन पेमेंट्स, व्हिच मेक्स द वर्क ईज़ियर डिफिकल्ट इन स्पेशली इन द ओडीसी कार्गोस। राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। आप मुझे ये भी बताइए कि ये ई-वे बिल जब से आया है, तब से ट्रांसपोर्टेशन में क्या ईज़ क्रिएट हुई है? और जो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो नए आए हों आपके लिए बिकॉज़ ऑफ ई-वे बिल, वो आपने क्या आइडेंटिफाई किया? I believe ई-वे बिल से काम ईज़ी हुआ रेदर देन ऑफ गेटिंग डिफिकल्टी। आज ई-वे बिल के कारण इवन द कंसाइनी एंड कंसाइनर आर ट्रांसपेरेंट इनफ कि भाई उनको पता चलता है कौन सी गाड़ी में लोड हुआ है, कब गाड़ी वहाँ से निकला है एंड गाड़ी के ट्रांजिटमेंट नहीं हुआ इन ट्रांजिट। प्लस एक्सपायरी के हिसाब से ट्रांसपोर्टर को भी डेडलाइन है कि उसको वो ई-वे बिल की डेट के से पहले उसको डिलीवर करना है। राइट, तो इट हैड ऑलवेज मेड वर्क ईजियर। बट कुछ केसेस में ये रहता है कि भाई क्लाइंट्स ने अपना फैक्ट्री एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं किया है या उनका कहीं उन्हें जॉब वर्क कराया है और डिलीवरी कहीं और देनी है, कहीं और से पिक करना कहीं और डिलीवरी करनी है, बट उनको जॉब वर्क वाला लोकेशन नहीं है। अभी मेरा एक क्लाइंट है तो वो इंदौर में उनका कुछ जॉब वर्क कराता है, अब उसका डिलीवरी समझ लो राजस्थान में है या आपने छत्तीसगढ़ पकड़ लेंगे क्योंकि एमपी इज इन मिडल। तो अगर मैं एमपी से उठा के मैं गुजरात लाऊं और गुजरात से वापस छत्तीसगढ़ लेके जाऊं तो कॉस्ट महंगी पड़ने वाली है। उसमें क्लाइंट सोचता है कि भाई तुम एमपी से ही छत्तीसगढ़ ले जाओ, लेकिन ई-वे बिल मैं अहमदाबाद का दूंगा। और जब मैं अहमदाबाद का ई-वे बिल पे अगर काम करता हूँ तो प्रैक्टिकली गाड़ी बॉर्डर्स क्रॉस नहीं की है, जिसमें उन लोगों के लिए इशू ये हो जाता है कि मटेरियल इन ही नहीं हुआ तो उन्होंने आउट कैसे किया। वो जो अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो जब जीएसटी आगे जाके देखेगा वो चेक करेगा ये गाड़ी पास हुई है नहीं हुई है टोल टैक्स पे, तो ये माल गया कैसे, तुम लोगों ने बिल कैसे बनाया, या तो ये फेक बिल्स हैं जीएसटी क्रेडिट लेने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें होती है, बट इवेंचुअली वी ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड हेल्प क्लाइंट्स के भी। आप एक काम करो, आपके ई-वे बिल में ही बिल टू शिफ्ट टू होता है, लेकिन बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम आप करिए। वो चीज़ की भी हमने अवेयरनेस की है कि भाई ये चीज़ भी आप कर सकते हो कि आपने बिल आपका अहमदाबाद का है लेकिन आपने डिस्पैच फ्रॉम इंदौर किया है या एमपी में कोई लोकेशन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड वो चीज़ें उन्होंने बेनिफिट ई-वे बिल में दिया हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ है, शिपर को बताना नहीं है उन्होंने जॉब वर्क कहाँ करा है। तो आई बिलीव जो ई-वे बिल डिपार्टमेंट है या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है इंडिया की, उनको ये ई-वे बिल में एक बेनिफिट शिपर्स को देना चाहिए कि उनको अगर हाइड करना है तो वो कैसे हाइड करें। आपके ई-वे बिल डिपार्टमेंट्स को ये चीज़ पता चल सकती है, बट संजय को नाम पता चले। दिस इज वन पॉइंट आई थिंक ई-वे बिल हैज टू ऐड समथिंग ऑन इट। ओके। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि लाइक कोई भी बंदे को अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जैसे कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारा जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो इसमें बेसिक कोई सर्टिफिकेशन लेने होते हैं कि क्या प्रोसेस है, आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। आई बिलीव वो कहते हैं ना, व्हाट विल बी द इजीएस्ट बिजनेस इन द इंडस्ट्री। तो आई बिलीव आपने स्टार्ट किया तो जीएसटी लेने में यू नीड 14 डेज, राइट, मतलब 14 से वन मंथ का एक आइडिया लग जाता है। फिर भूमास्ता धारा अपना एक होता था, बट इन ट्रांसपोर्ट आई कैन से देयर इज नो डॉक्यूमेंट नीडेड। यू कैन स्टार्ट इन द मॉर्निंग एंड यू कैन क्लोज इन द इवनिंग। ओके, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, यू कैन डू ऑन योर ओन पैन कार्ड, ऑन योर ओन नेम, यू कैन प्रिंट योर एलआर। आजकल एलआर भी विद इन ए मिनट बन जाती है क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स एडी ट्रांस करके विच आई एम यूजिंग। फिर ऑनलाइन एलआर है, दे चार्ज 5,000 फॉर एन ईयर। आपकी मिलती वो ऑनलाइन ही बना देंगे।
बनाने में हेल्प कर देंगे, ऑनलाइन ही तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का भी खर्चा नहीं। तो दिस इज अ बिजनेस विद जीरो कैपिटल। हम्म। आप एडवांस लो, एडवांस में गाड़ी लगाओ और एडवांस में काम करो, दैट कैन बी डन। बट उसी के चक्कर में ये सबसे बड़ा लूप होल भी है, क्योंकि आज हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। वी आर इन द इंडस्ट्री फॉर 30 years, लेकिन एक नया आदमी आता है, वो सुबह ऑफिस चालू करता है, क्लाइंट को कोट करता है। आज 30,000 का लेट्स से अहमदाबाद टू दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 30,000, द बाय कॉस्ट, मतलब 30,000 में मेरे को मेरा परचेज है, तो आई विल चार्ज 31,000 और 32,000 एज ए मार्जिन, बिकॉज पेमेंट टर्म्स है या मैं रिस्क ले रहा हूँ जो भी। अब वो आता है बंदा, वो 30,000 मार्केट का रेट है, वो 30,000 ही पिचेस टू द क्लाइंट। उसको लगता है 1,000-2,000 मेरे बच रहे हैं, वो उसको काम दे देता है। नो डाउट वो काम पूरा भी करता है, लेकिन वो क्या करता है, 30,000 में से उसको 28,000 अभी ड्राइवर को दे रहे हैं, तो 28,000 ड्राइवर को देगा, 2,000 अपनी जेब में रखेगा और गायब हो जाएगा। अब वो 2,000 ड्राइवर को नहीं मिले, वो डिलीवरी के बाद हमको देना रहता है, क्योंकि हम लोगों के पास भी कोई बैकअप रहे कि उसने टाइमली डिलीवर किया है कि। तो वो 2,000 तो लेके चला गया, उसके कारण हमारी इमेज क्लाइंट के आगे ही आगे कि हम लोग बहुत मार्जिन लेते हैं। बट हम लोग 30 साल से हमारे रिलेशनशिप हम लोगों ने मेंटेन कर रखे हैं कि हमारी पेमेंट इतनी अपफ्रंट्स हैं कि भाई हम लोगों को वेंडर पहले कहता जाता है कंपेरेटिव तो हमारे कॉम्पिटिटर्स। ओके। दूसरा, हमने ज़्यादातर ये देखा है कि इंडियन मार्केट में क्रेडिट सिस्टम ज़्यादा चलती है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स है कि नहीं अभी? कुछ कुछ मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अब जिसमें स्कैरसिटी है, जैसे आपका रिफर कंटेनर्स है या रिफर ट्रक्स हैं, तो ये मार्केट में ट्रेंड डाउन है। तो यहाँ पे पेमेंट टर्म्स बहुत इजीली क्विक हैं, मतलब आई कैन से एडवांस भी रहती है, 7 days भी रहती है, 15 days भी रहती है, विद इन 30 days दे डू इट, बिकॉज उनको मालूम है अगर वो नहीं करेंगे तो उनको आगे सर्विस नहीं मिल पाएगी। वेयर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑफ मशीनरी ट्रांसपोर्टेशन वी हैव 30 days, 45 days, 60 days, समटाइम्स इट गो टू 180 days ऑल्सो। इसमें एमएसएमई को आई बिलीव यू हैव टू कम इनटू द पिक्चर, एंड बिग क्लाइंट्स को वो 45 डेज का क्रेडिट जो सब पे लागू होता है, इवन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन दे शुड कीप इट ऑन। प्लस कुछ मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें उनका पेमेंट टर्म्स फिक्स हुआ हुआ है कि वो 30 डेज में पूरा मंथ का रोटेशन रहता है, वो 30 डेज में क्लियर करते हैं, बिकॉज वंस दे स्टॉप एनी द डिले द पेमेंट, उनका रॉ मटेरियल स्टक हो सकता है। तो ऑलवेज इन द फिनिश गुड्स ये चीज़ का प्रॉब्लम है। बाकी अदर इंडस्ट्री में आई फील द पेमेंट टर्म्स आर स्टिल गुड, एंड इट कम्प्लीटली वेरीज टू क्लाइंट, उनकी नीयत कैसी है या उनकी इच्छा कैसी है देने की। ओके। जितना भी डिजिटलाइजेशन हुआ है तो मार्केट में रेट्स बहुत ओपन हो चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इसके कारण आपके बिजनेस में और क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बिजनेस में मार्जिन्स बहुत कम हो गए हैं। तो जो छोटे छोटे नए ट्रांसपोर्टर्स जो मार्केट में आ रहे हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं इस बिजनेस को? बेसिकली ट्रांसपोर्ट इज मोर ऑन अ कैश फ्लो थिंग रेदर देन ऑफ द मार्जिन। जितना पहिया घूमेगा उतना प्रॉफिट बनेगा वाला सिस्टम रहता है ट्रांसपोर्ट में। तो अगर मार्जिन छोटे भी हैं, क्यों, दिस इज अ रिकरिंग बिजनेस। आपका लेट्स से कहा जब ऑटोमेशन में है, तो आपका कोई ऑटोमेटिकेशन प्रोडक्ट है, जब वो खराब होगा जब वो लेगा, या कोई नई मशीन बाय करेगा जब वो लेगा, तो खराब होने की पॉसिबिलिटी आप एक चलो एनालिसिस करके दे दोगे, और उसका हर 6 महीने में एक प्रोडक्ट बिगड़ता है, तो आपका एक रोटेशन हुआ 6 महीने का, वेरस हमारा रोटेशन है एवरी डे। तो हम लोगों का रिकरिंग कैश फ्लो, जितना कैश फ्लो घूमेगा, जितना गाड़ी का पहिया घूमेगा, उतना हमारे लिए प्रॉफिट। प्लस हाँ, मार्जिन कम हुआ है, बट उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उतनी डिमांड बढ़ी है, तो इवेंचुअली वो कहते हैं ना, बैलेंसिंग फिगर पूरा बैठ है। राइट 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 राइट। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ब्लिंकिट, जोमेटो और जितने भी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है, इवन अगर अमेजोन की बात करें तो दे हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग गुड्स इन जस्ट 1 day। सो ये सारे माइंडसेट के कारण कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो पेशेंस लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो ये माइंडसेट के कारण लास्ट 1 साल में आपने क्या चेंजेस देखे हैं कि पहले और अगर आज की बात करें तो क्या टाइमली डिलीवरी हो पाती है? अगर होती है तो सही है, अदरवाइज नहीं होती है तो कस्टमर को आप कैसे डील करते हो? क्योंकि आई थिंक मैं भी ये बिजनेस में डील कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी हैवी रेन है तो उनको जवाब देना भारी पड़ जाता है कि भाई मुझे तो आपने कमिट किया था कि कल मटेरियल मिल जाएगा, तो अभी भी आप कैसे 2 दिन बोल सकते हो?
सो ऐसे कस्टमर की आर्ग्यूमेंट्स आप कैसे डील करते हो? पहली बात तो 70 to 80% are on time delivery, especially in tier 1 cities, right? In tier 2 still there is the infrastructure getting developed, roads टूटे हुए हैं या roads under construction है, there are 100 problems we go a driver or a logistic guy goes with. अब Blinkit and these are the e-commerce things, whereas they have those infrastructure developed within the city of tier 1. आप आज बोलो कि भाई मेरे को ब्यावर में डिलीवर करना है वनडे में, आई डोंट थिंक सो दे आर डूइंग इट आउट. मतलब ऐसी सिटीज आप पकड़ी जो टायर 2 या टायर 3 में आती हो तो यू दे डोंट नो इट. अब टायर 1 में दे हैव मेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर इज व्हेन वी हैव टू गो फ्रॉम वी टू बी, ई कॉमर्स इज मोर ऑफ बी टू सी. लेकिन आप जब बी टू बी में जाएंगे तो यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. आज अपने विद इन अहमदाबाद अपने ट्रैवल करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट टेक्स 2 hours, राइट? तो हाउ वी कैन गेट इट डिलीवर्ड, इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल कि भी वो एज ए ह्यूमन हाउ इज नॉट गेटिंग सो प्रैक्टिकल अबाउट इट. ट्रस्ट डेडलाइंस है, वी ऑल्सो एक्सेप्ट वी नीड टू डिलीवर इट ऑन टाइम देर, बट एक टेक्नोलॉजी इसमें लगी है. आज गाड़ी घोड़ा है तो ऑटोमेशन या मशीनरी पे चलता है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो सकती है. आज काफी बार सिनेरियो ये हुआ है कि क्लाइंट वो कीप्स कॉलिंग अस कि भाई गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, बट वंस इट रीचेस दे डोंट अनलोड. उनको ये हो गया कि भाई मेरा मटेरियल सेफ पहुंच गया, अभी मैं उसको आज खाली करूं या कल खाली करूं. तो व्हाट वाज सो अर्जेंसी दैट ही वाज कॉलिंग फॉर द वेक. तो दोनों साइड है, लेकिन आज मैं कहता हूँ क्लाइंट्स को दे हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल सिनेरियो. आप रोड से नहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट जितना स्पीड अप करोगे उतने एक्सीडेंट केसेस बढ़े हुए. इफ यू माइट बी नो द करंट अजमेर ट्रेजेडी वेयर द ऑयल टैंकर को मतलब वो पलटी खा गया था, पूरे में मतलब नियर अबाउट 100-200 मीटर में, आधा किलोमीटर में पूरे में आग लग गई थी. तो दिस सिनेरियोस, वो रास्ता बंद है तो आदमी जाएगा गैस, बट वो प्रैक्टिकल सिनेरियोस कस्टमर नहीं समझते कि गाड़ी तुम लोगों ने कमिट किया था, वो कमिटमेंट के सामने हमारा नेचर एंड एटमॉस्फेयर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट. तो हम लोग ट्राई करते हैं उनको हेल्प करने की. बट अगर वो कुछ नहीं कर सकते, वी एक्सेप्ट आवर अपोलॉजीज एंड वी आस्क देम कि भाई सर सॉरी फॉर द डिले एंड आगे से नहीं होगा. दिस आर द ओनली वर्ड वी कैन से देन. ओके. तो पुनीत भाई, फ्यूल चार्जेस जो है वो एवरीडे चेंज होते रहते हैं एंड आई थिंक इन योर बिजनेस अगर 2 दिन भी कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, कोई ड्राइवर गाड़ी लेके, तो उसमें 2 दिन का भी फ्लक्चुएशन 2 to 3 रुपीस का भी हो सकता है. सो हाउ डू यू मैनेज दिस कॉस्ट? ये जनरली कस्टमर के ऊपर होती है कि आप जनरली फर्स्ट जो रेट कमिट करते हो वही एंड इनवॉइसिंग पे लगता है? बेसिकली तो जो रेट कमिट किया हुआ है उसी पे रहते हैं हम. इट डजंट चेंज विद इन अ मिनट. वी बेसिकली कीप द कोट दैट हम लोग जैसे पूरा महीने का हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइल हुआ है तो वी कीप दैट मेंशन कि भाई हमारा अगर पेट्रोल या डीजल के रेट्स चेंज हुए तो दैट विल बी वेरिएबल चेंज इन द फ्रेट, बट इट विल गेट इंप्लीमेंटेड ऑन द नेक्स्ट मंथ. मतलब ये महीने की जो बिलिंग हुई है वो द सेम रेट में होने वाली विच वी हैव कमिटेड एंड वो नेक्स्ट रेट में रहती है. अभी एवरी स्टेट हैव डिफरेंट डीजल प्राइजेस. इन हरियाणा में बोकरो तो 90 है, राजस्थान जाओगे तो 95 to 100 है, अलग अलग सिटीज के हिसाब से भी. तो वी टेक केयर ऑफ इट, बट इवेंचुअली वो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि क्लाइंट वो चीज़ को समझने कि तुम्हारा तो उनको ही लगता है वी आर अर्निंग अ लॉट मोर देन व्हाट दे आर अर्निंग, बट दिस इज इंडस्ट्री एंड दिस वी हैव टू एक्सेप्ट हाउ वी डू इट. दूसरा मुझे ये जानना है कि इंडिया में ही अगर आप लॉजिस्टिक संभाल रहे हो, मुझे ये जानना है कि इंडिया के आजू बाजू में बहुत सारी कंट्रीज कनेक्टेड है, लाइक श्रीलंका की बात करें या फिर भूटान, नेपाल, और क्या यहाँ पे भी मतलब बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन आप करते हो? होता है, नेपाल में अपना जाता है, बांग्लादेश पे जाता है. बांग्लादेश मूव वाया बेनापोल, नेपाल के लिए 2 बॉर्डर लगते हैं, बट वहाँ पे बाय रोड मूवमेंट्स होती है. बट इवन इन पाकिस्तान इट यूज्ड टू गो ड्यू टू द वॉर सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और द मिसकंडक्ट बिटवीन 2 कंट्रीज. ये प्रॉब्लम है. वरना यहाँ से अफगानिस्तान तक अपने बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन जाता था. इवन करंटली कहीं ना कहीं से कुछ मूवमेंट्स चलती हैं, बट वो वाया रेल कर रहे हैं या डिफरेंट प्रोसेस यूज कर रहे हैं, बट करंटली द मूवमेंट्स आर स्टिल गोइंग ऑन. इवन बांग्लादेश एंड नेपाल वो एक रेगुलर प्रोसेस है. ओके. सो इसमें क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं? Basically, we lift the vehicle material
एंड वहाँ पे बॉर्डर पे जाके हमको रुकना होता है। बॉर्डर्स पे पेपर्स चेंज होते हैं, वहाँ का लोकल कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स कम दे डू द पिक्चर, इवन फॉर नेपाल, इवन फॉर बांग्लादेश, दे डू द डॉक्यूमेंटेशन। बट ये चीज़ बहुत हेक्टिक है क्योंकि समटाइम दिस टेक्स 1 मंथ टू जस्ट द क्लियर द कार्गो एंड टू मूव द कार्गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वी हैव सीन सच सिचुएशन, हम लोगों की 15 गाड़ियाँ और बेनापोल बॉर्डर पे नियरली 1 से लेके 30 तारीख तक, मतलब पहली गाड़ी है वो 15 दिन में खाली हो गई, और जो 3-4 दिन बाद व्हीकल पहुंचा था तो उसको 1 महीना लग गया था। तो इट इज़ ए डिफरेंट टास्क एंड वेरी बैडली हैंडल्ड, क्योंकि वहाँ पे जब स्टेट कंट्रीज चेंज हो रही है, देयर इज नो डेवलपमेंट, क्योंकि वो ना बांग्लादेश के अंदर आता है ना इंडिया के अंदर आता है, तो रोड्स पूरे मडी हैं। वो ड्राइवर लोगों को सस्टेन करना वहाँ भारी है क्योंकि वो इंडिया पार कर चुके हैं, ना बांग्लादेश में है ना इंडिया में है, वो बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, तो खाने की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। एंड द टाइम दे टेक टू अनलोड द स्टफ, इट्स वेरी हॉरिबल फॉर अस। ओके। अगर ये डेवलपमेंट अच्छा करते हैं तो मूवमेंट का भी मोर इजियर एंड मोर फास्टर। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपका पर डे का कॉस्ट कितना बढ़ जाता है? इट अगेन वेरीज फ्रॉम व्हीकल टू व्हीकल। अगर एलसीवी है, जैसे अपने 19 फीट या 22 फीट गाड़ी बोलते हैं, तो इट्स 2500 to 3000 पर डे वी चार्ज। फॉर बिगर व्हीकल इट गोज टू 4000 to 5000 पर डे। क्योंकि ड्राइवर का, क्योंकि वहाँ पे कोई प्राइस, पानी की बोतल तो हमने वो 20 की मिलती है, वहाँ 200-300 रुपये में मिलती है, तो वो अलग अलग वेरीज करता है। प्लस खाने का खर्चा बहुत सारा, और ड्राइवर का खड़े रहने का ही खर्चा बहुत हो जाता है। इवन ए स्टैंडिंग व्हीकल फॉर अस इज एन एड ऑन EMI वी हैव टू पे। तो दोनों चीज़ का बैलेंस करके दिस इज हाउ द मार्केट प्राइस। ओके। तो ये कॉस्ट आप कैसे फिर मैनेज करते हो? ये ज़्यादातर आप कस्टमर पे मैनेज करते हो या? दिस इज कम्प्लीटली ऑन द कस्टमर, क्योंकि वी डोंट नो द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक टू डू द मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो जितना टाइम लगेगा उतना हम लोग कस्टमर को चार्ज करते हैं। उसमें हम लोग हमारी तरफ से 2 दिन की फैसिलिटीज देते हैं कि 2 दिन की कॉस्ट वी विल बेयर ऑन 1 डे व्हेन ही रीचेस टू द बॉर्डर, एंड ऑन ऑन सेकेंड डे व्हेन इट्स अनलोडेड। मतलब पहला दिन जब वो पहुंचेगा वो दिन फ्री है आपका, और दूसरे दिन जब वो खाली कर रहा है, बाकी का जितना बीच का दिन होगा उतना हम लोग पर डे डिटेंशन कस्टमर से चार्ज करते हैं। Okay. Now, I would like to ask one more interesting question regarding technology, and is that uh, अभी का जो फेस है वो इंडस्ट्री 4.0 से 5.0 के तरफ हम ट्रांजिशन के फेज में जा रहे हैं। और आज लॉजिस्टिक भी ऐसा डिपार्टमेंट हो गया है कि जहाँ पे IoT डिवाइसेस यूज होता है, लाइक GPS ट्रैकर्स या फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी डेटा लॉगर्स। तो मुझे आप बताइए कि आपने ऑन फील्ड देखा हुआ है ये सारी चीज़ें, तो कितना एडॉप्शन आज लोग कर रहे हैं, अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है? अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स ऐसी है कि जिनको ट्रैवल कराने के टाइम टेम्परेचर -20 डिग्री होना चाहिए, ये रेगुलेशंस FDA के। तो आपके कस्टमर्स इस चीज़ को लेके कितने अवेयर है और टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में? क्योंकि ऑन डेटा तो हम देख रहे हैं कि ये एडॉप्शन हुआ है, बट रियलिटी क्या है वो मैं से आपसे जानना चाहूँगा। इन टायर 1 सिटीज, मैं सिटीज के नाम बोलो तो अहमदाबाद, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। दिल्ली में एज इन गुड़गांव, नोएडा, इंदौर साइड, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज बने हैं, जिसके कारण लॉजिस्टिक इजी हुआ है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। क्योंकि रिफर के लिए उनको ऑयल, मतलब डीजल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, प्लस टेम्परेचर मेंटेन, क्योंकि इन ट्रांजिट अगर कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है, माइट भी सेंसर खराब हो सकता है कोई भी, क्योंकि ड्राइवर इज नॉट सो नॉलेजेबल टू हाउ टू हैंडल सच थिंग्स। उनको हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई तुमको ये चीज़ होती है तो तुम लोगों को ये अपडेट देनी है। प्लस वो अपडेट्स हम लोगों के मोबाइल्स में भी रहती है, वी गेट द ईमेल्स फ्रॉम द IoT और डिवाइसेस के भी ये आपका इशू आ रहा है, तो वी हेल्प द ड्राइवर टू अंडरस्टैंड। क्योंकि इन ट्रांजिट हम लोग अगर वहाँ पहुँचते भी हैं, अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब होती है एंड उसका टेम्परेचर वेरीज करता है, तो वो ड्राइवर को मैनेज करना भारी पड़ता है। क्योंकि हम लोग उसको समझा सकते हैं बट वो ड्राइवर समझता है कि नहीं, दैट्स अ थिंग। तो हम लोग ड्राइवर को वो चीज़ का नॉलेज देते हैं, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि रास्ते में ख़राब हो, तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज रूम्स हम लोगों ने से पार्टनरशिप की हुई है, काफ़ी है, विंटर है, स्नोमैन है, तो ऐसे काफ़ी सारे वेयर हाउसेज स्टार्ट हुआ है अब। लेकिन यही चीज़ जब अपने टायर 2 में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो दिस इज़ अ बिग
प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री राइट नाउ। टायर 2 ठीक है, फिर टायर 3 में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे तो अब इलेक्ट्रिसिटी के लाइटिंग का भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ को ईज़ी करने के लिए यही है कि भाई कितना इम्प्लीमेंटेशन, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप गवर्नमेंट से हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप टायर 2, टायर 3 में ये चीज़ मोर डेवलपमेंट के लिए आप स्कीम्स दीजिए या आप बेनिफिट दीजिए, आप कुछ स्टार्ट कीजिए। क्योंकि एक खाली फ्रोज़न फूड नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं जो काफ़ी सारे ख़राब हो जाते हैं। आज हमने फ्रूट्स लेने जाते हैं तो ये अपने को बहुत कॉस्टली लगता है, तो सोचो वो जो कॉस्टली चीज़ है वो ही ख़राब हो रही है। वी कैन एक्सपोर्ट आज कहने के लिए आधे लोग बोलते हैं खाना नहीं, गरीब लोगों के पास खाना नहीं है, और वहीं कुछ खाना अगर ख़राब होता है तो इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो ये चीज़ को बेटर करने के लिए अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस व्हीकल्स में ड्राइवर्स को हमने को अवेयरनेस क्रिएट करना है कि भाई तुम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड सेम थिंग वी एडवाइज अवर क्लाइंट के भाई सर ये सेंसर ऐसे ऐसे होते हैं विच यू हैव टू बी अंडरस्टूड, कि भाई आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन आपको ये अगर बाई चांस ड्राइवर को नहीं समझ में आ रहा है, गाड़ी आपके उधर खड़ी है, क्योंकि इवन स्टैंडिंग व्हीकल्स नीड एन ऑनगोइंग ऑपरेशन टू कीप रनिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है गाड़ी बंद कर दिया एंड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। राइट। तो वो चीज़ की अवेयरनेस हम लोग क्लाइंट्स को देते हैं। तो ये जितनी जल्दी अवेयरनेस और जितनी जल्दी लोग प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करेंगे उतना बेटर है। ओके। मैंने 2 वीक पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी। उसमें ऐसा देखा था कि चाइना में आज ऐसी टैक्सी चालू हो गई है, जैसे उबर हम ऑर्डर करते हैं वैसे ही आप कोई एक ह्यूमनलेस कार आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। तो क्या ये चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में भी पॉसिबल है नेक्स्ट 10 ईयर? अगर दूसरे कंट्रीज में हो सकता है तो इंडिया में भी पॉसिबल है। इंडिया इज नो वेयर बिहाइंड विद फॉर मेनी ऑफ द कंट्रीज, बट उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। वेयर इज इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड, इवन वी आर नाउ नंबर 1 इन द पॉपुलेशन देन चाइना, plus the in terms of area we are on the 7th largest country in the world, whereas China is the second largest। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये ऑटोमेशन कार को एक नॉर्मल पेट्रोल नहीं दिखेगा, क्योंकि द सेंसर विल चेक द फ्रंट साइड ऑफ द रोड नॉट द बिलो द रोड। तो ये चीज़ें हैं जो नहीं कैप्चर हो पाएंगी, बट इट विल टेक टाइम। आई इट माइट बी पॉसिबल कि 2030 तक भी आ जाए, माइट बी कि 2035 तक भी ना। तो इट्स कम्प्लीटली हाउ द पीपल एक्सेप्ट दैट चेंज, प्लस हाउ द गवर्नमेंट इज रेडी टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स। अभी आपको एक कंपनी का नाम बोलूँ तो यो बाइक्स करके आपने नाम सुना होगा, विच वॉज अ सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दे ब्रॉट द ईवी व्हीकल्स इन 2014, whereas people were not ready to accept that thing. Today they failed, but they were the first one to brought the EV vehicle। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट पे फैशन कब चेंज हो रहा है और कब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर उसके साथ हुआ तो पीपल विल एक्सेप्ट। आज वो टाइम पे मैं भी ईवी चलाने के लिए वॉज नॉट रेडी कि भाई मैं नहीं चलाऊंगा ये मतलब आई विल फील लाइक वे आई एम ड्राइविंग इन गर्ल्स बाइक। तो आज वो चलाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स कम्प्लीटली हाउ यू ब्रिंग द अवेयरनेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन एनी चेंज वी ब्रिंग इन द मार्केट। राइट। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि राइट टाइम पे राइट इनोवेशन को कैसे मार्केट किया जाए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यू बाइंग जब मार्केट में आया वो बहुत अर्ली था, अर्ली से। दे वर द फर्स्ट पीपल टू ब्रिंग दैट थिंग, एंड माइट बी वो टाइम पे मैं अवेयर नहीं था कि पब्लिक क्या सोचेगी, वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट आज आई बिलीव कि मैं ईवी पे ज़्यादा शिफ्ट हूँ, क्योंकि दैट विल हेल्प द पॉल्यूशन टू बी अंडर कंट्रोल। तो जैसे आपको मैं बोला, फैशन के साथ अपने को चलना पड़ेगा। फैशन से पहले भी दिक्कत है, फैशन के बाद भी दिक्कत है। राइट। ओके। एक क्रिटिकल पार्ट की बात करेंगे हम कि इंश्योरेंस आपकी इंडस्ट्री में कितना क्रिटिकल है। और आप मुझे कोई इंसिडेंट से समझाइए कि आपके कोई कस्टमर ने इंश्योरेंस को एज अ कॉस्ट देखा हो इनिशियली एंड दे हैवंट टेकन एनी इंश्योरेंस फॉर देयर गुड्स एंड आफ्टर दैट दे हैव फेस्ड heavy loss in the transportation. Recently, I am lifting a few of the electric LED lights from Chennai to Ahmedabad. They just frequently every week I used to lift 2 to 3 vehicles. Now one of the vehicles I have already requested the clients, अब ये product ऐसा है that is a retail product, consumer product है, तो the insurance cost is always higher in the consumer product। तो a vehicle was on the way from Bangalore to, it already reached Bangalore, and now it was about to get into the Maharashtra border,
and suddenly an accident happened. We were late night. We didn't got to know, not the driver informed, and driver was badly injured. अब पार्टी वाले को माल भी अर्जेंट है. He was in the morning. He was behind me. कि why the vehicle is not yet crossed the Maharashtra border. And we were cross checking with the driver, but driver से बात नहीं हो पा रहा था because he was badly injured. We tried to get in touch with the vehicle owner. उनने बताया गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी इज इन द टाटा's warehouse. टाटा's जो भी ऑटोमोबाइल गैराज है उधर थी. तो द सेम थिंग वी अपडेटेड टू द क्लाइंट. आपको ये बोलूं, क्लाइंट डिडंट आस्क कि भाई ड्राइवर कैसा है, गाड़ी कैसी है. ही ओनली क्वेश्चन वाज मेरा माल सही है क्या. तो उसके सामने आई जस्ट पुट अप वन क्वेश्चन कि आपका माल का इंश्योरेंस है. तो बोले वो तो आपकी जवाबदारी है. ये एक्सीडेंटल केसेस में, नेचुरल डिजास्टर्स में, हाउ वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ इट. आज आपकी करोड़ की वैल्यू है, तो अगर बाई चांस मेरी एक गाड़ी कहीं चोरी हो जाता है, दिस इज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट, बट अगर एक्सीडेंट में वो गाड़ी खाई में गिर जाती है और आपका मटेरियल जीरो हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा. तो ये चीज़ के लिए हम लोग उनको फोर्स करते हैं कि भाई हम लोग विदाउट इंश्योरेंस वाला मटेरियल लिफ्ट नहीं करेंगे. बट कुछ कुछ क्लाइंट्स हैं, स्पेशली इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, दे फील दैट द इंश्योरेंस इज अ कॉस्ट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट और इट्स नॉट अ सेविंग. Whereas in different products, machineries में we have kept a mandatory thing. Even during quotation, we have mentioned the insurance is mandatory for the product. तो आज उनको अवेयरनेस क्रिएट किया है, उनको चैलेंजेस बताए हैं कि ये चीज़ के क्या प्रॉब्लम आगे आ सकते हैं. आज आप इतना हैवी मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे हो, रास्ते में कुछ हो गया है, तो यू आर ऑन द सेफ एंड, वी आर ऑन द सेफ एंड. राइट. तो वो चीज़ का भी हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया है हमारे क्लाइंट्स को. क्लाइंट हमारा नहीं है, वो कभी कंसल्ट कर रहे हैं, स्टिल वी गिव देम दिस नॉलेज कि भाई आप कुछ भी करो, आप इंश्योरेंस लेना हमसे लो, नहीं करो ट्रांसपोर्टेशन, बट आप इंश्योरेंस एक चीज़ लेके रखना, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. प्लस आज इंश्योरेंस कंपनीज को भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए. कुछ इंश्योरेंस कंपनी है मरीन पॉलिसीज में, दे गिव अननेसेसरी थिंग्स, जो चीज़ हमारे समझ के परे है. क्लाइंट बोलेगा मैं बात नहीं कर सकता, यू टॉक टू द ट्रांसपोर्ट. अब मशीन के अंदर क्या लगा है या प्रोडक्ट क्या है, द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट इज हैज टू बी नोन बाय क्लाइंट, चाहे वो कंजाइनी हो चाहे कंजाइनर हो. बट इंश्योरेंस कंपनी हमसे क्वेश्चन पूछती है, जिसका हमारे पास तो इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है. तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज को भी बोलते हैं इसके रिगार्डिंग आप इनसे बात कीजिए. तो एक वो चैलेंजेस भी हम लोग को बहुत फेस करना पड़ता है. प्लस वी ऑल्सो टेक केयर कि भाई आपका मरीन इंश्योरेंस हो गया तो हमारी गाड़ी का भी इंश्योरेंस हो. प्लस वी ट्राई कि ड्राइवर का भी इंश्योरेंस हो. और प्लस अगर उसके पास टूल्स हैं, तो टायर पंचर के कारण भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो वो टूल्स वगैरह भी हम लोग उनको ट्रेन करते हैं कि भाई वो टूल्स इजीली यूज़ कर सके, खुद से पंचर बना सके अगर पंचर वाला नियर बाय नहीं है तो. तो ये चीज़ की फैसिलिटी हम लोगों ने दी हुई है. बट कितना लागू होता है, कितना चैलेंजेस आते हैं, वो ऑन रोड एट द सिनेरियो पता चलता है. ओके. क्या मुझे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बता सकते हो कि इंडियन जीडीपी में ट्रांसपोर्टेशन कितना कंट्रीब्यूट करता है? Currently, we are getting near about 14% of the GDP. And जिस हिसाब से मोदी जी का विजन है, इट विल गो नियर अबाउट 20 to 25%, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट, इवन कम्युनिकेशन इज लॉजिस्टिक्स. तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लॉजिस्टिक विल बी नीडेड. Even real estate needs logistics, agro products need logistics, chemical needs logistics, exports need logistics, imports need logistics. ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको लॉजिस्टिक है. आप देखिए पॉटर आपके लिए आज रेगुलर लाइफ में कितना वो हो गया. आपने जिस हिसाब से मुझे बताया कि हर इंडस्ट्री में, सो आज मैं ओपन अप कर पा रहा हूँ कि लॉजिस्टिक के बिना हम एक चीज़ भी बाय नहीं कर सकते. तो मुझे बताइए कि कोविड टाइम पे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इंडिया ने कैसे मैनेज किया, क्योंकि सब जगह पे हम लोग ने तो ऐसा ही देखा है कि लॉकडाउन था और एक ही इंडस्ट्री थी जो 24/7 काम कर रही थी, और वो है लॉजिस्टिक. तो उस टाइम पे आपको क्या चैलेंजेस आए और इंडिया ने उसको कैसे संभाला, वो बताइए. लेट मी गिव एन पहले तो मैं कैसे हम लोगों ने कैसे मैनेज किया वो आपको बताता हूँ. प्लस आई हैव अ वेरी स्मॉल केस स्टडी, बट इट विल बी एन आई ओपनिंग फॉर यू कि ऐसा भी हुआ था क्या. तो वी वर वर्किंग फ्रॉम द 1 अप्रैल इटसेल्फ. 23 को लॉकडाउन हुआ है, बट 1 अप्रैल से वी वर रेगुलरली ऑन, नॉट ऑन द ऑफिस, बट लिमिटेड स्पेस में वी वर वर्किंग.
मेंटेनिंग द डिस्टेंस, क्योंकि हम लोगों का पहले दिन से ही काम चालू हो गया था, क्योंकि विदाउट लॉजिस्टिक एंड कांट एनीथिंग कांट बी मूव। तो ड्राइवर्स को हम लोगों को इंश्योर करना था कि तुम लोग वहाँ पे यू नीड टू वेयर ग्लव्स, यू नीड टू वेयर शूज। नहीं होते तो हम लोगों ने हमारे वेंडर से बात करके उनको दिलवाए थे। तो ये चीज़ मेंटेन होती थी। फिर गाड़ी वालों को एट द टाइम ऑफ लोडिंग दे आके भी, अब ड्राइवर है, सैनिटाइजर्स बोलते हैं, तो सैनिटाइजर का लिक्विड चालू हुआ था। तो फ्यू ऑफ द कंपनीज, आप स्प्रे हाथ पे कीजिए, पाँव पे कीजिए, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे और लाइक एक बकेट में पूरा सैनिटाइजर भर देते थे पानी के साथ एंड ड्राइवर को पूरा मिला देते थे, विच इज़ नॉट गुड। ड्राइवर को उसके कारण वो डिसरिस्पेक्ट फील करते थे, प्लस देयर कॉन्फिडेंस यूज्ड टू गो डाउन, क्योंकि सैनिटाइजर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो अपने ने वो टाइम पे यूज़ किया, बट इवेंचुअली अगर पूरी बॉडी को नहला होगा सैनिटाइजर से, यू कांट सस्टेन, क्योंकि जलन होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो आप बेयर भी नहीं कर सकते। प्लस आप ज़बरदस्ती किसी को नहलाओगे, आज मैं आपको बोलूँ मैं आपके ऊपर सैनिटाइजर पूरा डाल दूँ, तो ये जस्ट लाइक एन एसिड बॉटल किसी के मुंह पे फेंक के मारी। तो ये चीज़ें थी। लॉजिस्टिक वाज ऑन, वी इवन डिलीवर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर एट द पॉइंट वेयर नोबडी कैन डिलीवर इट आउट, मतलब नॉट एज इन नोबडी, वहाँ पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेह लद्दाख में नहीं था। लेह लद्दाख हैज़ बीन स्टार्टेड आफ्टर कोविड। वी हैव डिलीवर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। हम वहाँ पे ये सिचुएशन है, चलो हम लोगों ने गाड़ी पहुंचा दी, दे डोंट हैव इक्विपमेंट्स टू अनलोड द स्टफ्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल का। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी फेस द चैलेंज कि अब इनको डिलीवर कैसे। तो उनके वहाँ पे भी हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया, दैट वी हैव सम स्पेयर टायर्स विद अस। तो टायर्स रख के टायर पे हम लोगों ने अनलोड किया है एंड देन वी गॉट इट डिलीवर्ड। प्लस अभी वी हैड अ वेरी इमोशनल केस स्टडी ड्यूरिंग कोविड। वन ऑफ आवर ड्राइवर lifted the material from Ahmedabad. It was about to go to Jharkhand. तो to be honest, I am currently emotional about it. तो झारखंड के दिन लगते हैं, नियरली 4 to 5 days एक व्हीकल रीच करता है, बिकॉज इट्स नियरली 1800 किलोमीटर फ्रॉम कुलचद। तो ड्राइवर को हम लोगों ने कॉल किया, तो ड्राइवर ने ये बोला कि भाई सर, आप ये पूछ रहे हैं गाड़ी पहुंचा है, कहाँ पहुंचे हो, ये सब आपने पूछा, लेकिन डू यू इवन चेक टू आस्क ए क्वेश्चन कि भी मैंने खाना खाया है कि नहीं। He don't have groceries. All the dhabas are closed. His own village is not allowing, उनका खुद का गांव is not allowing to get enter into the village area. प्लस पानी पीने तक के भी हम लोगों के पास सुविधा नहीं है। और प्लस एवरी पुलिस इज हैरेसिंग लाइक एज इफ वी आर एन एनिमी टू देम। वी आर डिलीवरिंग देयर ओन गुड्स। आज एक गुड से सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन प्लस वहाँ पे पहुँचने के बाद वो ड्राइवर के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा था जैसे वो ड्राइवर ने एक वायरस आया हो। आई अंडरस्टैंड वायरस, कोविड वाज ए सिचुएशन वेयर वी आर स्कैर्ड ऑफ ईच अदर, बट ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी थी, मैं तो ये कहूँ तो नहीं होगा, बट दैट वाज ए वेरी डिफरेंट सिचुएशन। प्लस कुछ कंपनीज को प्रैक्टिकली चीज़ समझनी थी कि यार एक ड्राइवर है, वो रोड पे चल रहा है, he might also came into the virus से, तो उनको पानी पूछना या उनको खुद आप आइसोलेट कीजिए आपके एरिया में। आप अपने एरिया में आइसोलेशन सेंटर बनाइए। आज कंटेनर्स मिलते हैं, यू कैन कीप वन कंटेनर, ड्राइवर को वहाँ पे हफ्ता भर रखने के लिए, वेट करने के लिए दीजिए ना। आज आप भी तो इंसानियत दिखाइए। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी कोविड टाइम में, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा बड़ी बड़ी कंपनियों के, बट उन लोगों के वहाँ पे हम लोगों ने फेस किया है कि ड्राइवर को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो गली का कुत्ता हो। इवन वी ट्रीट डॉग्स बेटर देन दे वर ट्रीटिंग द ड्राइवर्स। आपने जिस हिसाब से डिस्क्राइब किया, मैंने शायद ये कोविड के टाइम का ये पार्ट नहीं देखा था। न्यूज़ में ये सारी चीज़ें अवॉइड की गई थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऊपर इंडिया को काम करना चाहिए। और अगर इस टाइप का पेंडेमिक अगर फ्यूचर में फिर से आता है, तो कैसे उसको माइक्रो मैनेज किया जाए, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि आज हमारी आबादी शायद ऐसा है कि वर्ल्ड में हम फर्स्ट नंबर पे हैं, और इसको अगर माइक्रो मैनेज नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही फेस डेफिनेटली। राइट। अब मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट ने वेल मैनेज्ड वैक्सीन्स का लॉजिस्टिक्स मूवमेंट किया है। आज समझो उसको भी रिफर
इट वाज आल्सो अ टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो, उसको अच्छे से डिलीवर किया, उस पे उनका ध्यान था तो दे वर्कड इट लाइक एनीथिंग। मतलब आई बिलीव पूरे इंडिया ने जिस हिसाब से कोविड को मैनेज किया है पूरे वर्ल्ड ने नहीं कर पाया। राइट। इवन चाइना वाज इन बैड सिचुएशन, यूएस वाज इन अ बैड सिचुएशन, साउथ अमेरिका के कितने केसेस हमने न सुने हैं। इंडिया वेल मैनेज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वी हैव। बट आई बिलीव कि गवर्नमेंट दूसरी चीजों पे क्यों इतना फोकस। आपने कभी भी आज तक न्यूज में कितनी बार सुना है कि लॉजिस्टिक्स वालों की स्ट्राइक हुई है? हैव इट एवर केम इनटू द पिक्चर के ड्राइवर्स केम ऑन द स्ट्राइक? बहुत कम। वी डू, वी हैव केम इनटू द स्ट्राइक वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। लास्ट ईयर भी हम लोग स्ट्राइक पे उतरे थे, उससे पहले भी हम लोग उतरे थे। बट they don't give a damn for us. The big players, they just गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट से बात होती है, उनको कुछ कॉन्फिडेंस देते हैं, पोस्ट तक कुछ नहीं होता। और ड्राइवर के लिए हम लोगों ने बोला कि भाई गिव अस द सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स दीजिए हम, वो तो हम लोग ड्राइवर को अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। आज हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से पे करने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स भरें। वी आर गवर्नमेंट, मैं बोलूँ गवर्नमेंट ने बिजी कर दिया या टाइम ने बिजी कर दिया, बट वी कांट टेक अस आउट ऑफ द टाइम। कहते ना वर्क लाइफ बैलेंस करना, लेकिन वर्क लाइफ ठीक है, उसके बाद का जो सिनेरियो है उसको कैसे बैलेंस कर। राइट। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आज यूएसए में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो मेरे एक फ्रेंड से एक बार बात हुई थी कि वहाँ पे जो लॉजिस्टिक के ड्राइवर्स होते हैं उनकी सैलरी अराउंड $2.5 लाख पर ईयर होती है, और उससे भी ज़्यादा जितना एक्सपीरियंस ड्राइवर। और उनके लिए एक एज लिमिट रखी हुई है और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जो वहाँ पे फॉलो होते हैं। तो अगर आप ऐसा समझो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोई बंदा करता है उससे भी ज़्यादा पैकेज अगर कोई स्किल्ड ड्राइवर है तो उनका वहाँ पे है, तो उतनी रिस्पेक्ट वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन भी उनको मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर दूसरे देशों में अगर ये वेल मैनेज चीज़ें हैं तो इंडिया कहाँ पे पीछे है, और इंडिया में ये कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और यहाँ पे पेरोल क्या है अभी जो मतलब आपने बताया हैवी गुड्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो ड्राइवर्स के लिए। पहली बात है ड्राइवर्स दे आर नॉट एजुकेटेड, वो गांव से आते हैं, लाइक 18 साल पे गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, वो हिसाब से वो कंटिन्यू करते हैं, बट दे आर नॉट कि भी गाड़ी कैसे चलानी है। मतलब वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार। अपने कहता है ना पापा ने साइकिल चलाना सिखाया था, लेकिन पापा ने वो नहीं पहिया ऐसे करना वो। बट कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थियोरेटिकल लगती हैं तो उनको अवेयरनेस उनको उनकी भाषा में समझाई जाए, नॉट एज इन मैं गुस्से में बोलूँगा गुस्से में समझाना, बट उनकी करंट मदर टंग में समझाया जाए। फिर स्कैरसिटी, आज मैं बोलूँ ट्रांसपोर्टेशन इतना कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो गया है कि भाई नोबडी वांट्स टू सेल द सर्विस, दे ओनली वांट टू सर्व द क्रेडिट। आज मैं किसी कस्टमर को 30 डेज क्रेडिट दे रहा हूँ तो दूसरा ट्रांसपोर्टर वहाँ जाके सीधा ये बोलता है कि सर मैं 60 दिन का क्रेडिट देता। तो वो 60 दिन के क्रेडिट में क्या होता है कि भाई दे डोंट लुक आफ्टर द ड्राइवर्स, उनको तो काम करना है, तो ड्राइवर को इंक्रीमेंट भेजो, जा तू कर, ये दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द ड्राइवर। और आज भी मैं कहूँ 100 गाड़ियों पे 80 ड्राइवर ही हैं। और कुछ कुछ कंपनी में ऐसा रूल है कि एक गाड़ी पे 2 ड्राइवर चाहिए हमको, तो ही गाड़ी की में एंट्री मिलेगी। आज ड्राइवर हमको नहीं मिल रहा और आपको एक गाड़ी पे 2 ड्राइवर चाहिए। हम्म। प्लस यूएस में कैसा है कि भाई दे यूएस इज अ वेल डेवलप्ड कंट्री, वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो ड्राइवर की शॉर्टेज के कारण दे आर पेइंग हायर टू दैम। प्लस वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, व्हीकल्स आज ना बोलूँ वहाँ पे एक हैवी ट्रक 40 टन का ट्रक एक लेडी ड्राइव कर सकती है। पर यहाँ पे आपने लेडी ड्राइवर के 1-2 यूट्यूब चैनल्स हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे 1-2 लेडी ड्राइवर्स खुद ड्राइव कर रही हैं बच्चों के साथ। तो आज की इंडियन फैसिलिटी आप देखिए और वहाँ की फैसिलिटी देखिए। आज अपने को ढाबे पे रुकना होता है तो उनके पास ना नहाने के लिए अच्छी सुविधा है ना खाने की अच्छी सुविधा है। पहले तो आप यूएस में देखिए तो वो पे भी लेते हैं, अच्छे से लाइफ भी जीते हैं। अगर मैं सही कहूँ, अगर मेरे को 12th के बाद अगर कुछ नहीं समझ आता था, इफ आई वांटेड टू गो इनटू द ड्राइविंग आई वुड हैव मूव टू यूएस एंड आई वुड बी अ ड्राइवर ओवर देयर। क्योंकि एक लाइफ इजी बन रही है, पीस है। यहाँ सब कुछ करने के मेहनत करने के बाद भी वो पीस नहीं मिलता है। एंड इवेंचुअली वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे है नहीं। यहाँ
ड्राइवर चोरी इसलिए करते हैं कि तुम लोग देते नहीं है। Okay. So now let's play one rapid fire round. Yep. Tell me one word that describe future of the Indian logistic. Women. Okay. Uh, your favorite vehicle brand. Tata is always, the company itself is trustable, and I always trust Tata rather than of any big company coming into the India. अगर आप लॉजिस्टिक के बिजनेस में नहीं होते तो कौन सा बिजनेस कर रहे होते? I would be into sports event management. Oh, that's great. Yeah. You should do that. I already have a degree in it, but I couldn't continue because of family business. Okay. One biggest lesson you have learned as a second generation entrepreneur. It's always adapt, patience, and keep learning. You can't change the business in a day. ट्रेडिशनल जो बिजनेस चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करके चलिए, स्लोली स्लोली आप अपने इम्प्लीमेंटेशंस डालिए। प्लस हमारी एनर्जी अच्छी है, वो कहते हैं ना खून गर्म है, खून गर्म के साथ तजुर्बा लगेगा, जब जाके वो बैलेंस हो पाएगा। अपने खून गर्म से काम नहीं होने वाला, तजुर्बा उसमें लगेगा ही लगेगा। राइट। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट विथ योर फादर? बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत क्रैशिश आता है क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बिजनेस खड़ा किया है और आपने एक अलग दुनिया देखी है, उन्होंने अलग दुनिया देखी है। तो क्या कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और हुए हैं तो कैसे रिजॉल्व करते हो? This is regular, every Indian family must be facing the same situation, father and dad's conflict. Sometimes we need to adapt, we need to understand, because they are the first entrepreneurs in the business, so they have started that business, they have came to a picture के भी उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज 1 CR तक वो लेके आए हैं। तो इट्स लाइक ए बेबी टू दैट, they take care of that company as a his own baby. Yes, we are also his baby, but आज उससे घर चल रहा है। हमारे कुछ करने से अगर वो चीज़ खराब होती है, जिससे पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है, तो वो चीज़ एक उनके बैक ऑफ माइंड चलती है। तो हमारा एक ही चीज़ हो सकती है, उनके तरीके समझे, उनको पहले ट्रस्ट, उनको विश्वास दिलाइए कि हाँ, हम लोग कुछ कर सकता है। बिकॉज एजुकेशन इज सेकेंडरी, रिलेशंस आर प्रायर। आज आप एजुकेशन से सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर रिलेशन नहीं होंगे तो आपके कोई काम का नहीं हो नॉलेज। राइट। ओके। नाउ अगर आपके हाथ में कोई ऐसा पावर आ जाए जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा चैलेंज है फॉर इंडिया जो आप रिजॉल्व करना चाहोगे? इंडिया में मैं रिजॉल्व ये करना चाहूँगा कि भाई आई विल ट्राई टू, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, उनको अवेयरनेस, अगर मेरे को एक ही चुटकी में अगर ये होता कि भाई सबको अवेयरनेस आ जाती, तो आई वुड हैव टेकन दैट। क्योंकि कितना ही डेवलपमेंट ले आओ, सब जगह चैलेंजेस आने ही वाला है। वो प्रॉब्लम आज भी थी, कल भी थी और परसों भी रहने वाली है। आज कुछ अलग थी, कल कुछ और होने वाली है, परसों कुछ और होंगी। Okay. So now I would like to ask one last question. As a being entrepreneur, आप आपकी एज के जितने भी लोग हैं जो नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या फिर वो सोच रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग कि अगर उनको अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है या फिर अपना खुद का कुछ नया करना है या फिर जॉब करनी है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? मैं उनसे बोलूँगा, एक तो फैमिली से कीप टॉकिंग, मीट न्यू पीपल। जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस बिल्ड रिलेशंस, नॉट बिजनेस। रिलेशंस ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस जनरेट करके देंगे। एंड स्ट्रगल आज है, कल नहीं होगा, लेकिन आप पहले ही सोचोगे कि भाई मैं पहले दिन ही सक्सेसफुल बिजनेस बन जाऊँ, तो कोई भी आज कितने भी बड़े आप एंटरप्रेन्योर्स ले लो, मुकेश अंबानी जी ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, दे हैव स्ट्रगल इन द इनिशियल डेज। आज स्ट्रगल नहीं होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद अगर बिजनेस गिरा, तो वो चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हो पाओगे। इट्स ऑलवेज गुड टू स्ट्रगल इन लाइफ स्टार्टिंग फेज, so you can learn better when you have achieved something. Okay. And what are your future plans for next 5 years? I want to move more of an AI in my business. बिजनेस को ऑटोमेशन करना है, प्लस लोगों को मैं जितना अवेयर कर सकूं विद कुछ कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं जो सबको नहीं पता है। इवन ए कंपनी वर्किंग फॉर 30 years, उनके लॉजिस्टिक वालों को नहीं पता है। आज मेरे को कितने लोग पूछते हैं ई वे बिल कैसे बनाना है, या ये ई वे बिल में ये चेंज आने वाला है तो ये कैसे करना है।
तो दे कीप आस्किंग मी। तो मेरे को ये लगता है ये सबको ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल्स में नहीं या कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। ना कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, या कोई सेंटर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है। राइट। तो आज समझ लो आपके इधर ही मैं लॉजिस्टिक का गाय रखता हूँ, वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा तो वुड यू बी लाइक काम करके बीच में यू वोंट बी एबल टू मूव कि भाई हाँ मैं बताता हूँ ई-वे बिल कैसे बनाना है। तो ये ई-वे बिल एक पॉइंट है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे व्हीकल को लोड कैसे करना है, हैवी गुड्स कहाँ रखने हैं, लाइट वेट गाड़ी को कहाँ रखना है, या लाइट वेट है तो उनको कैसे लिफ्ट करना है, या कौन सी गाड़ी उसके लिए रिक्वायर्ड है, फिर इंश्योरेंस लेना है नहीं लेना। इंश्योरेंस आई थिंक इंश्योरेंस हैज़ टू बी 100% कंपल्सरी स्टिल। राइट। ओके, थैंक यू सो मच पुनीत फॉर कमिंग ऑन रेडिकल टॉक शो। आपने बहुत ही सारी इंसाइट्स ऐसी दी जो हमें नहीं पता थी, हमारे व्यूअर्स को भी शायद नहीं पता होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।